इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 34। क्वेश्चन 1 है, द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट्स अ वर्म वायरस इज अ लैक ऑफ। ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा मेमोरी और डिस्क स्पेस। So the thing that eventually terminates a worm virus is a lack of memory और disk space। मतलब मेमोरी और डिस्क स्पेस जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा तब जाके ये वॉर्म वायरस जो है ये टर्मिनेट होगा। अब इसकी जो डिटेल्स है वो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंक्लूडेड है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको नहीं रीड करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। ये इससे रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। When a logic bomb is activated by a time related event, it is known as a। So इसको कहते हैं टाइम बॉम्ब। When a logic bomb is activated by a time related event, it is known as a time bomb। ये एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम इसी से रिलेटेड है। देखिए, टाइम बॉम्ब से रिलेटेड ही, इस लॉजिक बॉम्ब से रिलेटेड ही और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अ लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरप्ट ऑन माइकल एंजेलोस बर्थडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। देखिए, लॉजिक बॉम्ब से ही रिलेटेड है दोनों क्वेश्चंस। मैं सबसे पहले देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देती हूँ कि ये क्या है। इसमें कहा है व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज नोन एज अ टाइम बॉम्ब। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी लॉजिक बॉम्ब रिलेटेड है बट डिफरेंट क्वेश्चन है। सो अ लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरप्ट ऑन माइकल एंजेलोस बर्थडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर भी टाइम बॉम्ब है। ठीक है, दोनों लॉजिक बॉम्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3 भी, और इनका आंसर भी टाइम बॉम्ब है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से देख लेते हैं। अ लॉजिक बॉम्ब दैट वाज created to erupt on Michelangelo's birthday is an example of a time bomb। Question number 4, what is the name of an application program that gathers user information and sends it to someone through the internet। एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि किसी यूजर की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और इंटरनेट के थ्रू उसको किसी और तक सेंड कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है? इसका नाम है स्पाई बॉट। आंसर बी, स्पाई बॉट। What is the name of an application program that gathers user information and sends it to someone through the internet? Spy bot। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये आप वीडियो पॉज करके रीड करिएगा, एक बार ज़रूर इसको गो थ्रू करिएगा, एक बार रीड कर लीजिए। कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, लर्न नहीं करना है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसी से आपको याद भी रह जाएगा स्पाई बॉट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, dash is the measurement of things such as fingerprints and retinal scans used for security access। मतलब इस टर्म को क्या कहेंगे जिसमें डैश इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स, जैसे फिंगरप्रिंट्स को, रेटिनल स्कैन्स होता है जो आई का स्कैन, आई का जो रेटिना होता है उसका स्कैन।
ठीक है। बाकी आप रेटिनल स्कैन, फिंगरप्रिंट से आप इसके जो है इमेजेस भी देख सकते हैं। इसमें रेटिनल स्कैन करके गूगल करेंगे, आपको अच्छे से पिक्चर दिख जाएगी। मतलब आई के थ्रू स्कैनिंग होगी, वो बड़ा यूनिक स्कैन होगा। जैसे हैंड की स्कैनिंग हो रही है या थंब से जो स्कैनर आजकल अवेलेबल है, वैसे ही रेटिनल स्कैन्स भी अवेलेबल है। उसमें आई की स्कैनिंग होती है, आई के रेटिना की, और फिर ऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ किया जाता है जिस भी पर्पस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बायोमेट्रिक्स। So biometrics is the measurement of things such as fingerprints and retinal scans used for security access. ये इसका explanation है। ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सो फिर से मैं शो कर देती हूँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 5 हो गया ये, इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ है क्वेश्चन नंबर 6। What is the most common tool used to restrict access to a computer system? सबसे कॉमनली यूज्ड टूल जिसकी वजह से किसी कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। एक्सेस मतलब कोई भी उस कंप्यूटर को नहीं यूज़ कर सकता। तो मोस्ट कॉमन टूल क्या यूज़ किया जाता है उसके लिए, वो है पासवर्ड्स। जिसके पास राइट यूज़र नेम, पासवर्ड या लॉगिन डिटेल्स होंगी, वही जो है उसको एक्सेस कर सकता है। तो सबसे कॉमनली यूज तो पासवर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, वो है पासवर्ड्स। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस मतलब कोई भी अलाउड नहीं होगा, जिसके पास राइट पासवर्ड होगा सिर्फ वही पर्सन या वही ऑथराइज्ड इंडिविजुअल अलाउ होगा। पासवर्ड होना चाहिए सही पासवर्ड। सो what is the most common tool used to restrict access to a computer system? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पासवर्ड्स। ये इसका एक्सप्लेनेशन ही आप देख सकते हैं। ये ज़रूर रीड कीजिएगा, मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिर भी इंक्लूड किया है ताकि आप लोग वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकें। ये फिर से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन 6 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज ए और एन। किसी हार्डवेयर का या किसी सॉफ्टवेयर का जिसको डिजाइन किया जाता है गार्ड की तरह, ताकि कोई भी उस नेटवर्क तक आ ना सके। जैसे सपोज ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है और यहाँ इस तरीके से एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कह लीजिए, उसको एक गार्ड की तरह यूज़ किया गया, या एक वॉल कह लीजिए, ठीक है, गार्डिंग वॉल। जैसे कोई बाउंड्री होती है और घर है तो कोई भी नहीं आ सकता, घर और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में वो बाउंड्री आ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, ये ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसको कंप्यूटर नेटवर्क मान लीजिए, CN कंप्यूटर नेटवर्क। इस नेटवर्क पे कोई भी अनऑथराइज मतलब जो ऑथराइज नहीं है, ऑथेंटिकेट यूजर्स नहीं है, जो अलाउड नहीं है, कोई भी नहीं आ सकता इस नेटवर्क तक। सिर्फ जो अलाउड पीपल है, ऑथराइज लोग हैं, वही आ सकते हैं। तो उसको गार्ड करने के लिए जिस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फायरवॉल। ये हार्डवेयर भी हो सकता है फायरवॉल, ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है इसका, इसीलिए इधर दोनों टर्म्स यूज किए गए हैं। हार्डवेयर, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फायरवॉल। और देखिए जैसे एक बाउंड्री की तरह हो गया, एक वॉल का काम कर रहा होगा ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जिसमें कोई भी नहीं आ सकता। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज ए और एन, इट इज नोन एज अ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है उसकी डिटेल्स यहाँ पर है। देखिए फायरवॉल्स का इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर डिवाइस की तरह भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के तौर पे भी हो सकता है। सो हार्डवेयर फायरवॉल क्या है वो यहाँ मेंशन्ड है, एंड देन
सॉफ्टवेयर फायरवॉल से रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स हैं, ये आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायरवॉल्स का काम क्या होता है? वो कंप्यूटर नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से? अनऑथराइज्ड एक्सेस को वो अलाउ नहीं करेगा। फिल्टरिंग, नेटवर्क के ट्रैफिक को फिल्टर कर दिया जाएगा, जो वेस्ट ट्रैफिक होगा उसको पहले ही आउट कर दिया जाएगा। डिटेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग मेलिशियस एक्टिविटी, कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी उसको दिखेगी तो उसको डिटेक्ट भी करेगा और वहीं ब्लॉक भी कर देगा। एनफोर्सिंग, कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसको वो ऑटोमेटिक एनफोर्स कर देता है। सो इस तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। सो एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, उसको कहते हैं एनक्रिप्शन। मतलब एक ऑर्डर में नहीं रहेगा वो, ठीक है, उसको थोड़ा सा इधर उधर रीअरेंज कर दिया जाता है ताकि उसको नॉर्मली अंडरस्टैंड ना किया जा सके, और वापस से उसको डेक्रिप्ट किया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो कोड को जो स्क्रैम्बल किया जा रहा है, मतलब शफल एक तरीके से इधर उधर कर दिया जा रहा है, एक ऑर्डर में नहीं रहेगा वो, तो उसको कहते हैं एनक्रिप्शन। ताकि अटैकर या कोई मेलिशियस एजेंट है जिसका इंटेंशन ठीक नहीं है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो कोड को डायरेक्टली समझ ना सके, तो एनक्रिप्शन कर दिया जाता है। इसको हर कोई नहीं समझ पाएगा, इसको फिर डेक्रिप्ट किया जाता है, एक प्रोसेस होती है पूरी। डेक्रिप्ट करके फिर वापस से वो कोड नॉर्मल जैसा दिखने लगेगा और अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझना फिर इजी होगा। और ये सिर्फ इसके लिए भी कुछ कंप्लीट प्रोसेस होता है। डेक्रिप्शन भी हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ कीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो की जिसके पास होगी वही डेक्रिप्ट कर पाएगा और वापस से कोड को समझ पाएगा। तो बीच में नेटवर्क में जब भी ट्रैवल करेगा वो कोड, तो कोई भी अटैकर उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो उसके पास की है कि वो डेक्रिप्ट कर पाए, समझ पाए, और एनक्रिप्शन हो चुका तो वो मीनिंगलेस सा दिखेगा एक तरीके से। सो द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज एनक्रिप्शन। इसको समटाइम्स देखिए ये वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, ऑब्फस्केशन, ठीक है, बट ये एंटायर प्रोसेस को क्या कहेंगे? एनक्रिप्शन। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेनेशन शो कर देती हूँ। Now, question number 9. To prevent the loss of data during power failures, use A और N. जब पावर फेलियर हो जाता है तो हो सकता है आप जिस सिस्टम पे वर्क कर रहे थे वो सिस्टम अचानक से यदि बंद हो गया तो डाटा भी लॉस हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? यूपीएस का। जो आप देखते हैं ना, नॉर्मल पीसी में भी एक यूपीएस लगा रहता है नीचे, उसका पर्पज़ ही यही है। एकदम से जैसे पावर फेलियर हो गया तो यूपीएस में इतनी बैटरी मतलब यूपीएस इतना चार्ज रहता है कि फिर वो कंप्यूटर को एटलीस्ट आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप अपना काम कंप्लीट कीजिए और अच्छे से सारी चीज़ें क्लोज कीजिए कि एकदम से आपका डाटा लॉस नहीं होगा, आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं, देन यू कैन शट डाउन योर सिस्टम। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि पावर फेलियर हुआ और आपका काम वहीं ऑफ हो गया, कंप्यूटर ऑफ हो गया, डाटा लॉस हो गया, वो नहीं होता। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज़ होता है? यूपीएस का। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर्स यूज ए और एन, यूज अ यूपीएस। अब यूपीएस क्या होता है? यूपीएस देखिए ये अपने आप में एक एमसीक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यूपीएस है, इसका फुल फॉर्म भी आता है कई बार, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है, एक तरीके का ये पावर सप्लाई देता रहेगा जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता रहेगा, एक बैटरी का काम कर रहा है एक तरीके से। जैसे आपका इन्वर्टर हो गया, यदि लाइट चली भी गई, सपोज घर में इन्वर्टर है, लाइट चली गई तो इन्वर्टर पे चीज़ें मैनेज हो जाती, बट वो नॉर्मल पावर सप्लाई का काम नहीं करेगा कि उसको कंटिन्यू आप यूज़ कर सकते। लिमिटेड है ना, इन्वर्टर की भी एक कैपेसिटी होती है, बहुत चीज़ें उस पर आप चला देंगे कंटिन्यू, उसको चलाते ही रहेंगे
तो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड ही है, वो ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह यूपीएस का भी अनलिमिटेड कुछ नहीं है, ठीक है। ये बस इतना सपोर्ट कर देगा कि आप वर्क एटलीस्ट अपना जो वर्क कर रहे हैं उसको फिनिश करके अच्छे से डाटा सेव कर लीजिए एंड देन यू कैन स्विच ऑफ द डिवाइस। तो यूपीएस से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स। ये आपने पर्सनल कंप्यूटर में देखा भी होगा कभी, कंप्यूटर लैब्स में या पर्सनली आपके पास घर पे भी होगा, तो एक एक छोटा सा डिवाइस रहता है साथ में सीपीयू के, जो नीचे रखा जाता है, आपने देखा होगा सीपीयू के साथ में, वही होता है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो ये एक्सप्लेनेशन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, dash is defined as any crime completed through the use of computer technology। इसको कहते हैं साइबर क्राइम, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके जो क्राइम किया जाता है उसका एक अलग ही टर्म होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइबर क्राइम। आजकल तो ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, कंप्यूटर बैकग्राउंड के जो नहीं है उन्हें भी पता होगा तो कि साइबर क्राइम हो रहा है। सो डैश इज डिफाइंड एज एनी क्राइम completed through the use of computer technology, it is known as cyber crime। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। अब साइबर क्राइम में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती, किसके थ्रू साइबर क्राइम हो सकता है, हैकिंग हो गई, मेलवेयर अटैक्स हो गए, इनके थ्रू आपकी जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन कई बार ले ली जाती है या छेड़छाड़ कर दी जाती है उसके साथ। देन फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, गलत मेल्स वगैरह आएंगे, गलत अटैचमेंट्स आएंगे, आप उसको क्लिक कर देंगे और आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अटैकर के पास, हैकर के पास चली जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, आपकी आइडेंटिटी को ले लिया जाता है अलग अलग तरीके से। ऑनलाइन फ्रॉड्स के भी बहुत सारे केसेस है। देन साइबर स्टॉकिंग एंड हेरेसमेंट है। डेटा ब्रीचेस, साइबर एस्पियोनेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डीडॉस अटैक्स, इसका तो फुल फॉर्म भी आता है, ये याद रखिएगा। देखिए डॉस भी है और एक डीडॉस होता है। डॉस होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ये इतना बस, डिनाइल ऑफ सर्विस, और डीडॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। दो अटैक्स हैं, डॉस एंड डीडॉस, दोनों का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया। डॉस है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डीडॉस अटैक्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। देन है ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।